से जायद मर्तबा ये इजाफा किया गया है और ड्रैप कुछ भी करने से कासिर नजर आता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर दोस्त मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ है। नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम नूर मेहर साहब, सीनियर फार्मासिस्ट है, और डॉक्टर अशरफ निजामी साहब मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नूर मेहर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि बार बार फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं? क्या वो मार्केट कंपेटिटिव रहना नहीं चाहते या उन्हें हुकूमत का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई डर नहीं है? नूर साहब जी, डर तो बिल्कुल ही नहीं है, और बात यह है कि वो आज खुद इजाफा कर तो नहीं सकते, लेकिन ये क्योंकि ड्रग अथॉरिटी के साथ उनकी मिली भगत है। और हकीकत तो ये है कि ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत जो है अद्वियात की कीमतें, एलोपैथिक अद्वियात की कीमतें रेगुलाइज होती हैं, मॉनिटर होनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं। अब होता ये है कि जब भी कीमतें बढ़ानी होती हैं, ड्रैब क्या करती है, एक लेटर जारी कर देती है कि जी हमारे पास कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अभी हालिया तौर पे भी जो है, जब वज़ीर-ए-आज़म ने कोशिश की कि आज खुद इजाफा जो है वो ना हो, क्योंकि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत उसका सेक्शन जो है पैरा 7 जो है, उसके तहत कंपनियों को इस दफा कोशिश की इमरान खान ने कि हो गया कि इमरान खान कमजोर आदमी है और फार्मास्यूटिकल माफिया जो है उससे ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो है और सिर्फ नूर मेहर साहब, फार्मास्यूटिकल माफिया ज्यादा ताकतवर नहीं है, आटा माफिया भी ज्यादा ताकतवर है, चीनी माफिया भी ज्यादा ताकतवर है, पेट्रोल माफिया भी ज्यादा ताकतवर है, वो अशराफिया भी ज्यादा ताकतवर है जो उनसे पूछे बगैर लॉकडाउन नाफिज कर देती है। लेकिन ये जो की सेहत के साथ होता है, अगर इन अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया तो पहले ही सरकारी हॉस्पिटल्स को बजट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि सरकारी अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी मजीद मुतासिर होगी। नूर साहब जी, बिल्कुल मुतासिर होगी, लेकिन वो ज्यादा मुतासिर नहीं होगी अस्पतालों की। उसकी वजह यह है कि जो हॉस्पिटल सरकारी जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं 5 रुपए की गोली, और मार्केट में वो जो है 50 रुपए की या 100 रुपए की गोली होती है। असल में फर्क बहुत ज्यादा है। असल में जो वो कस्टोडियन है अद्वियात की कीमतों का, और उनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे जो भी दवाई है वो अपनी वेबसाइट पे दें या उसका एक ऐसा निजाम पब्लिश करें कि कौन सी दवा की क्या कीमत है, लेकिन अमली दौर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। और नूर मेहर साहब, बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है कि कुछ डॉक्टर तो इतने ज्यादा मजहबी रुझानात के मालिक होते हैं कि वो एक मखसूस फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई लिख कर देने के लिए थाईलैंड के टिकट की जगह उम्रा टिकट की फरमाइश करते हैं। जी, असल में यहाँ पे निजामी साहब सुन रहे हैं, निजामी साहब जैसे अच्छे लोग तो कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन काली भेड़ें जो है वो हर तरफ है, और डॉक्टरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और जिसके लिए निजामी साहब तो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे लोगों की निशानदेही। अच्छा, चले उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर अशरफ निजामी, नूर मेहर साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच जी। नूर साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मेरे दोस्त हैं, कॉमरेड है मेरे, तो इनकी बातें तो हमेशा ठीक होती हैं। आपने 2 इश्यूज को टच किया एक वक्त के अंदर ही, कि एक तो डॉक्टर्स की जो ये बेराहवी का आप तस्करा करना चाहते हैं, या उन लोगों का जो कि एक खास फर्म्स की खातिर या अपने मुफादात के खातिर कुछ करना चाहते हैं, मतलब बेनिफिट्स के लिए। इट इज इंटायरली डिफरेंट गालिबन जो आपने किया कि अद्वियात की कीमतों के इजाफे के अंदर जो मैं समझता हूँ, एंड आई एग्री विद नूर साहब जो वो फरमा रहे थे, 100% बातें दुरुस्त हैं। और हैविंग सेड, आपने भी जो बातें की कि हुकूमत की, और हमेशा जो मैं कोविड-19 की वजह से भी कहता रहूं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, दैट इज वेरी मच एसेंशियल। और बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर वैसे ही रिट ऑफ द गवर्नमेंट कम नजर आती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल हुकूमत ही नजर नहीं आती है। इसके लिए जिस किसी पहलू को भी हम देखते हैं तो वहाँ पे इनडिफरेंट किस्म का एटीट्यूड है, एंड रूल ऑफ लॉ की बात करें या हुकूमत की कोई ना कोई हुकूमती जो अमल दरामद होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अद्वियात की कीमतों के हवाले से मियां नवीद की जानिब रुख करूं, एक बात बताइएगा कि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जब आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर, तो आप देखते हैं कि आप जिस मरीज को या फैमिली को वो दवा लिख कर दे रहे हैं उसकी परचेजिंग पावर कितनी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर होता है, मुआलिज है, ये सोशली जो है
کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہے. جب تک ہم سائیکولوجیکلی اور سوشلی اس بندے کی قوت خرید کی نہیں سوچتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر ہم اپنے اندر بہت بڑا ایک لیپس رکھتے ہیں. وی ہیو ٹو تھنک آف دیر آر سو مینی، جیسے کہ علاج معالجے کے اندر ہینڈ آئی ایم آرتھوپیڈک سرجن، اور دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ علاج وہاں پہ. ٹھیک ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میاں نوید صاحب، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف کی سخت نگرانی کے اندر پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ باقاعدہ پرفارم کر کے دکھاتا تھا، بیوروکریٹس کو ڈر ہوتا تھا کہ رات 2 بجے بھی چھاپا پڑ سکتا ہے. اس طرح سے ادویات کی قیمتوں میں بھی پورے پاکستان میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. جو ہسپتال کے اندر سروسز ہیں، خاص طور پر ٹیسٹ، کتنا فرق دیکھا آپ نے ادویات کی قیمتوں میں اور دیگر صحت کی سہولیات میں نون لیگ کو لے کر اور پی ٹی آئی کو لے کر؟ نوید، ویسے ادویات کے اوپر دو مختلف قسم کی باتیں آپ نے کی. اگر ادویات کے اوپر بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادویات کے اوپر تو نون لیگ کے پاس بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس ہے. اچھا. اور اگر ہسپتالوں کے اندر سروسز کی بات کریں تو وہ قدرے بہتر تھی نون لیگ کے دور میں، اور مانیٹرنگ سسٹم اچھا تھا، بیوروکریسی کو ٹھیک چلا رہے تھے. ان کو ڈر بھی ہوتا تھا سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کو، گائے بگائے سی ایم یا ان کی جو ٹیم تھی وہ وزٹ بھی کرتی تھی. لیکن یہاں پر وہ سسٹم نہیں ابھی تک جو موجودہ پنجاب حکومت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوید کہ فارماسیوٹیکل جو مینوفیکچررز ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ہر حکومت سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں؟ مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، میرا تھوڑا سا موقف نورمار سے اور آپ سے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں لیکن آپ کو کہنا چاہتا ہوں ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور 10 سے 15% جو اضافہ کیا گیا، مجھے بتائیں کیا یہ فیڈرل حکومت یا ڈریپ کی ناکامی ہے؟ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کیا گیا کسی بھی میڈیسن کو انکریز کرنے کا. یہ اپنے آپ ہی خود ہی جو ہے وہ ہر دفعہ جو اضافہ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ پھر ایک ہی ہے کہ ان کے پاس چونکہ ریکارڈ نہیں ہے، ڈریپ کے پاس ریکارڈ تک نون لیگ کے دور سے لے کر ابھی تک متعدد بار ہم نے پروگرام. نوید کہتے ہیں نا کہ خاموشی بھی رضامندی ہوتی ہے. اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں 8 سے 10% پرائس میں اضافہ کر دیتی ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیم ملی بھگت اس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور فیڈرل حکومت کو بھی اب اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اگر ڈریپ نے نہیں کیا تو فیڈرل حکومت انٹرفیئر کرنا چاہیں تو مزے کی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن اضافہ جو 10 سے 15% کمپنیوں نے خود ہی کر لیا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح تو ہر مرتبہ ایسے ہی اب تو پہلی مرتبہ ایسا بناتی ہے کہ ہمارے پاس ان ادویات کا ریکارڈ. پہلی مرتبہ ویسے بھائی یہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ جو انہوں نے ڈرگ پرائس پالیسی تھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اختیار جو ہے حکومت کے پاس ہے. یہ مانا اضافہ نہیں کر سکتے خود. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہو تو لیکن اس کے باوجود. اچھا نور مہر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جس کی جانب میاں نوید اشارہ کر رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل جو مینوفیکچررز ہیں وہ اسینشیل لائف سیونگ ڈرگز کی قیمتوں میں 5 سے 10% من مانا اضافہ کر دیتے ہیں. حکومت نہ صرف خاموش رہتی ہے بلکہ جب کارروائی کا نور صاحب مطالبہ کیا جاتا ہے تو ڈریپ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ان ادویات کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسینشیل ڈرگز کا ریکارڈ بھی نہیں ہے ڈریپ کے پاس. نور صاحب، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ڈریپ کیا کرتی ہے کہ ایک لیٹر جاری کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس ادویات کی قیمتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، دوائی کے رجسٹریشن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کون سی دوا جعلی ہے کون سی اصلی ہے. ہم تو صرف اینوپیتھک کی بات کر رہے ہیں. اچھا باقی چیزوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بھی تھوڑے سے پی ٹی آئی کے لوگ تو معصوم ہیں، وہ تو بڑے کاریگر لوگ تھے. انہوں نے جو تاریخ کا سب سے بڑا جو اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے آپ نے کہا. بالکل صحیح. سارا پتہ ہے کہ جب 30 جون 2011 کو جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو ہیلتھ دی گئی تو صوبوں نے کبھی کا کام نہیں کیا. یہ تو پی آئی سی کیس ہوا، نوید صاحب جیسے لوگوں نے ایفرٹ کی اور دوسرے دوستوں نے ایفرٹ کی تو 6 فروری کو تحفظ حسین دلانی نے 100 فوٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے. تو پھر ہوا یہ کہ 10 دن کے اندر 16 فروری کو جو ڈریپ ایکٹ 2012 آیا تو پھر صوبوں سے پھر اوسان کے پاس چلا گیا معاملہ. تو بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے دور میں 27 نومبر 2013 کو جو ہے
15% इंक्रीज का हुआ, वो सारा और इसाक डार साहब की मिली वक्त से सिंध हाई कोर्ट से स्टे जो है वो 5 साल चलाते रहे। बात ये है कि ये तो 522 अरब की मैंने सैकड़ों लेटर जो है नवाज शरीफ को लिखे कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों को। लेकिन नूर साहब मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब जापानीज गाड़ियां इंपोर्ट होना शुरू हुई तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ। उसके बाद कहा यह गया कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट के लोगों को साथ मिलाकर जापानीज गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद करवा दी। इसका मतलब यह है कि वहां भी कार माफिया जीत गया और यहां भी मेडिसिन माफिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नूर मेहर साहब, ये सब कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, एक्चुअल एविडेंस किसके पास है ताकि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए? असल में मालिक जो सीओ रैप है असलम अफगानी साहब, उन्होंने काफी रिकॉर्ड खुद होल्ड कर दिया, लेकिन अमली तौर पे जो 20 साल से डायरेक्टर प्राइसिंग अमानुल्लाह साहब है उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। कितने साल से नूर साहब? तकरीबन 20 साल से है। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं और उनके कारोबार भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। यहाँ पे तो सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं लोग। पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन दवाइयाँ जो है रिसर्च की जाती हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मैं तफसील में बाद में जाऊंगा। देखिए है वो 3 जनवरी 2017 को जो है एक ड्राफ्ट में लेटर जारी किया कि कंपनियां जो है हमें दवाइयों की काट दें, फिर उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, फिर 26 मार्च 2019 को जो है ड्राफ्ट ने लेटर लिखा कि हमें दवाई की कीमतों का और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड दें, लेकिन किसी कंपनी ने नहीं दिया और 95,000 ब्रांड इस बुक में रजिस्टर्ड हैं। अब 16 जुलाई 2020 को जो है ड्राफ्ट ने फिर एक दफा कंपनी के लिए लेटर जारी किया, लेकिन ना पहले दिए ना अभी देंगे। अब इसका ये लेटर जारी करने का मतलब ये होता है कि ना तो ड्रग इंस्पेक्टर को केस बना सकता है, ना कोई कार्रवाई हो सकती है, ना कोई कोर्ट भी कार्रवाई कर सकती है। और इसका मतलब ये भी है नूर साहब कि हुकूमत को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि गरीब आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा। बिना फिक्र क्या होगी? जो नहीं है 30 जून से जो एक बेहतर था लुक आफ्टर बेसिस पे 30 जून से तो वो भी नहीं है। अच्छा, जरा नूर साहब रुकिएगा। डॉक्टर अशरफ निजामी मुझे ये बताइएगा कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक मार्केट में 650 रुपए की मिलती है और उसी सॉल्ट की दूसरी कंपनी की दवा 380 रुपए की मिलती है। इतना ज्यादा जो प्राइसेस में फर्क है, ये जो फर्क है ये वो फर्क है जिसकी वजह से कोई भी कंपनी पावरफुल होती है। मैं अपना ब्रीफ ही चाहूंगा, क्योंकि आपके पास गालिबन वक्त कम है, तो मैं कंक्लूडिंग की तरफ ही आपसे बड़ी क्लियर से बात कर दूं कि देखिए मुल्क के अंदर एक तबकाती निजाम है। उस तबकाती निजाम के अंदर जो हैव और हैव नॉट की लड़ाई है उसका सारा किस्सा है। जो हैव वाले हैं दे आर गिवन, उसको आप माफिया कह लें, उसको मैनिपुलेटर्स कह लें, जो भी उनको कहना कह दें, और उनकी मर्जी यहाँ पे चलती है। वो हुकूमत किसी भी की हो, एक सिर्फ मर्द मुजाहिद यहाँ पे आया था, उसका नाम था शेख रशीद, जो कि यहाँ पे वजीर सिफर थे। वे बैक मतलब 74-75 की ये बात हुई थी गालिबन, जब उन्होंने जेनेरिक नेम के साथ कहा था ये। और ये जो आपके इशू हैं, जो कि मैं इशू समझता हूँ कि डेलिब्रेटली बनाए जाते हैं, और जब फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जब कोविड-19 के लिए टेस्ट होगा तो चाइना की किट का 5,500 का करें, किसी और कंपनी का 6,500, तो ये जानबूझ के इस तरह की बातें की जाती हैं और इनके वैसे इंटरेस्ट होते हैं। बदकिस्मती है जो अभी लोग कह रहे हैं। और तो इसका मतलब तो फिर डॉक्टर अशरफ निजामी ये हुआ कि अगर करप्शन इतनी ज्यादा रैम्पेंट है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3rd वर्ल्ड कंट्रीज को प्रोवाइड करने के लिए 10 करोड़ डोजेस की मंजूरी दी है, अगर ये डोजेस पाकिस्तान के अंदर आती हैं सितंबर या अक्टूबर में, तो यहां भी फिर करप्शन शुरू हो जाएगी डॉक्टर साहब? Certainly, it is not corruption. ये इश्यू करप्शन का फायदे क्या है? एक मतलब जो फायदा है वो बनाया उन्होंने कोई खुदा अल्लाह की राह को देने के लिए तो नहीं बनाया। दे आर द इन्वेस्टर, उन्होंने फायदा कमाना है। और एक मतलब सिंपल सी बात है कि ताजर फायदा चाहेगा। छोटी ईद के पहले हमने कोरोना के लिए इतना शोर डाला, आपने शोर डाला, लेकिन चूंकि तजारत पेशा लोगों के साथ तजारत करनी है उन्होंने, और उनका इससे गरज नहीं है कि कैसे और क्या होगा।
अभी बड़ी ईद आ रही है, तो उसकी खातिर भी यही चीजें जो बाजारों के अंदर हो रहा है, और हुकूमत बेचारी मजलूम है इस रेफरेंस में, बिकॉज वो उनके पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जरा डॉक्टर अशरफ निजामी रुकिएगा। मुझे मियां नवीद ये बताइएगा कि आपने मुत्तादिद मरतबा इस तरह की न्यूज ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के जो मेडिकल डिपोज हैं वहां से दवाइयां चोरी की गई, सरकारी अस्पतालों से दवाइयां चोरी की गई, जो पोलियो वैक्सीन है वो हमने देखा कि ब्लैक मार्केट के अंदर फरोख्त होती रही। ऐसे में अगर कोविड-19 की वैक्सीन आती है तो पाकिस्तान में ये भी फिर मेडिसिन माफिया जो है उसको हाईजैक कर लेगी। रिसेंटली ये सर्विसेज अस्पताल में हमने एक पूरी गाड़ी पकड़ी जो मेडिसिन, सरकारी मेडिसिन थी, और वो बाहर जा रही थी, उसका जो है वो बाहर जाकर फरोख्त होनी थी। इसी तरह जो है वो पोलियो वैक्सीन, उसके अलावा और बहुत सारी महंगी वैक्सीन हमने पकड़ी बहुत सारी जगहों से, जो सरकारी वैक्सीन प्राइवेट जगहों पर पड़ी हुई थी। तो ये खदशा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मौजूद है। अगर कोविड की अल्लाह करे वैक्सीन आती है, अभी तो कोई इसके असरात नजर नहीं आ रहे, अगर अल्लाह करे आती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर वो वैक्सीन भी महफूज रहेगी, वो चोरों के और माफिया के हाथ में जाएगी और लोग अपना पैसा बनाएंगे। क्योंकि जितना पैसा माफिया ने कोरोना के अंदर रहते हुए हेल्थ के शोबे में बनाया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शोबे ने, बाकी तमाम शोबे, बिजनेसमैन हो, जितने भी स्कूल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटियां, वो तमाम बंद थी, कोई किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था। लेकिन ज्यादा बिजनेस जो है वो मेडिसिन कंपनियों का, मेडिकल स्टोर्स का, मास्क का जो है वो बिल्कुल। मेरे जानने वाले ने मेडिकल स्टोर से 3 दिन में 15 लाख रुपए बनाए, छोटा सा मेडिकल स्टोर। वैसे भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सरकारी अस्पताल में जो ये 500 का डब्बा आता है सर्जिकल आम मास्क का, वो 2500 में खरीदा गया, 2500 में खरीदा गया। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा, नूर महर साहब, इसी माफिया से बचाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने शहरियों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे कि कोई भी उनके हुकूक का इस्तेहसाल न कर सके। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है, बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट की इस नाकामी और कमजोरी की वजह से रोजाना दर्जनों लोग इस वजह से मर रहे हैं, फौत हो रहे हैं कि वो महंगे स्टैंड नहीं खरीद सकते, एंटी कैंसर महंगी नहीं खरीद सकते। लेकिन निजामी साहब की बात में थोड़ा सा एडअप करूंगा कि जो शेख रशीद, भुट्टो साहब वाले शेख रशीद 1973 में जो निजाम जेनरिक का लाए थे, वो तो ड्रग एक्ट में जो फार्मास्यूटिकल माफिया होता है वो खत्म करवा दिया, कानून रिपेल हो गया। लेकिन अभी भी जो है हमारा ड्रग एक्ट 1976 की क्लास सेक्शन 7 की क्लास 1 ये कहती है कि दवाई की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो 60 के तौर पे जेनरिक की होनी चाहिए, जो कभी भी कानून करता है। लेकिन मैंने जो है लाहौर हाई कोर्ट केस भी किया, तो वो अभी भी 3 साल से पेंडिंग बल्कि पड़ा हुआ है। और जो हमारे मोहतरम साबिक चीफ साकिब निसार साहब ने जो है उस पर जो है ना वो तकरीबन क्लोज करवाने की कोशिश की। लेकिन बात ये है कि हमारा काम है हिस्सा डालना, हम वही डॉग हैं। अपने में मैंने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस को खत लिखा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अद्वियात की कीमतों में 800 इजाफा हो जाएगा, इसको रोकना जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने 8 जुलाई को पैरा 7 खत्म भी किया, उसके बावजूद वो बिल्कुल नाकाम है। असल में मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर अशरफ निजामी से, नूर महर से और मियां नवीद से अद्वियात की कीमतों के हवाले से और सेहत के निजाम पर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नूर महर, मुझे ये बताइएगा कि आखिर जब गवर्नमेंट कुछ करने पे आमादा नहीं है तो फिर इस मसले का यानी कोई हल नहीं है, अद्वियात की कीमतों में 1000 गुना इजाफा हो जाए, आवाम को वही महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ेंगी, किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता? नूर साहब देखिए, कोर्ट का दरवाजा तो उसे खटखटाया जाएगा ना जब ड्राइवर के पास कोई रिकॉर्ड होगा। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो मर्जी है कंपनियों की। अब असल में वाकई इतनी ताकतवर है कि वो रिकॉर्ड ना देती है ना वहां पे ड्राइव में वेबसाइट पे चढ़ने देती है। अब इनकी जो मिली भगत है, असल मसला ही जो है ना मिली भगत है और वाकई इतनी ताकतवर है। देखिए माजी में भी जो है व्हाइट कॉलर क्राइम के जो सबसे केसेस हुए हैं वो मेडिसिन में ही हुए हैं। मतलब कि 522 अरब का जो टीका लगा है वो पिछले दौर में भी लगा है, अभी भी लग रहा है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल की मार्केट है 2014 में जो है $4 अरब की थी, अब इस वक्त $9 अरब की हो चुकी है। तो वो तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हर बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है वो हर साल नई फैक्ट्री बना लेता है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان یا بہت سے عدلیہ کے بھی معزز جو ججز ہیں وہ ان کو بتانے کے لیے کون ہوتا ہے؟ یہ سرکاری ڈرائیو انسپیکٹر، ڈرائیو کا یہ بندہ جو خود مطلب کہ بہت سی چیزوں میں چور ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں والے بتائیں گے، ان کے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، مطلب کہ کون سا بڑا وکیل ہے؟ نور صاحب، جب مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اپنے ساتھ ایک فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر کو بٹھا کر پریس کانفرنس کریں گے تو اس سے کیا تاثر جائے گا؟ وہ یہی تاثر جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں نا وہ سی او ڈرائیو ہیں اور انہیں کی مرضی ہوتی ہے، اور جب حالانکہ جو کرپشن بھی کرتے ہیں ڈرائیو میں اگر پکڑے بھی جاتے ہیں عدالت کو برخاست بھی کرتی ہے، شیخ صاحب جیسے لوگ جو جعلی ڈگری پہ 18 سال سے انکریمنٹ لے رہے ہیں وہ ابھی بھی لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نور صاحب، ذرا یہاں پر رکیے گا، میرے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر اشرف نظامی، جب سائنٹیفکلی ڈیولپڈ ڈرگز جو ہیں، جو ایلوپیتھک ڈرگز ہیں، سے باہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد عطائیت فروغ پائے گی، جو طب یونانی ہے یا ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں یا دیگر وہ میڈیسنز جن کے اندر سٹیرائڈز استعمال کیے جاتے ہیں یا گٹلی کو پیس کر جو اجوا پیسٹ بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں، پھر لوگ اس کی جانب آئیں گے اور لوگوں کی صحت متاثر ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک کروں کہ میری بات بھلے مختلف ہو، جو کہ آپ سب ایک ٹاپک کو کرنا چاہ رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 47 سے 52% جو لوگ ہیں ایک اندازے کے مفاد اندازے کے مطابق بلو ٹو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں۔ ان بیچاروں کی قوتیں خرید ویسی نہیں ہے، ادویات کو چھوڑیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ لوگوں کو آٹا کھانے کو نہیں ہے، یہاں پہ مثلا نمک مرچ کھانے کو نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور حکومت کا انڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ پڑھے لکھے آتی ہو تو اور مطلب وجیلنٹ کی رہتے ہو تو میں مطلب آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا کہ یو این او کے سیکٹری جنرل نے کیسی اسپیچ کی اور عالمی جو سامراجی نظام ہے اور اس کے اندر یہ بڑے مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے اعلی کار، یہ سارے جو قطرے بن کے شخص آنا چاہتے ہیں۔ WHO کی آج کل اگر لڑائی امریکہ بہادر کے ساتھ ہے تو وہ کیا ہے، مطلب امریکہ کی ان کے لڑائی ہے، ان بیچاروں کی ان کے ساتھ کیا لڑائی ہوئی ہے۔ تو ہیوی سیٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس خیال سے وہ کہا تھا نا دمے ہے اہل حوث مدعی بھی منصفی، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں، تو حالت تو میرے دوست ایسی ہے کہ غریب آدمی کیوں غریب آدمی، وہ معزز شہری ہے اس ملک کا، اس کا حق ہے اور اس ریاست کا اس گورنمنٹ کا فرض ہے، پابند ہے۔ لیکن آئی ہیو ویری مچ کنوکشن آن دس ایشو، میرا ایمان ہے اس بات سے، کیونکہ ان لوگوں کے مفادات اور کسی جگہ پہ ہیں، ان کے کسی نظام کے ساتھ مفادات ہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ گورنمنٹ ہیز دا انڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ، جسے آپ نالائکی کہہ لیتے ہو، نااہلی کہہ لیتے ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے نااہل اور نالائق ہیں۔ ہاں یہ ہوشیار ضرور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنے مفادات کیسے ان کا تحفظ کرنا اور کن لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ۔ یہ جو ہم مطلب میرے دوست میاں نوید صاحب سے فلانی حکومت نالائق تھی، فلانی اچھی تھی، لاسٹ کمنٹس میاں نوید، وہ ان سے بھی بڑی میاں نوید لاسٹ کمنٹس۔ جی ویس بھائی، جب تک جو ہے وہ ادویات کا جو ریکارڈ مکمل نہیں ہوتا اور ہر حکومت ایسا ہی آ کر کہتی ہے کہ جی وہ ہم ریکارڈ مکمل کر رہے ہیں، تب تک آپ ان کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ میاں نوید آپ کا، نور بہر ڈاکٹر اشرف نظامی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔